नमस्कार विद्यार्थियों, पीएमएस की ऑनलाइन क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। मैं गोपाल सांकला, क्लास 12 इतिहास विषय का टॉपिक यूनिट नंबर 2। इससे पहले हम लोग मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ चुके हैं, जिनका अच्छा शासन भारत के ऊपर रहा। मौर्यों के पतन के बाद भारत के ऊपर कुषाणों का शासन, सातवंशों का शासन था, पर वो शासन एक अच्छा शासन नहीं था, केवल अपने अपने क्षेत्रों तक ही सीमित था। इसके बाद यदि भारत के ऊपर विशाल साम्राज्य मौर्यों के बाद हुई तो वो गुप्त शासकों की हुई थी। आज हम गुप्त साम्राज्य के बारे में चर्चा करते हैं। चर्चाओं में सबसे पहले देखिए परिचय। परिचय में कुछ लाइनें हैं। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत की राजनीतिक एकता समाप्त हो गई। इसी बीच कुषाण वंश और सातवाहन वंश ने क्रमशः उत्तरी एवं दक्षिणी भारत में अस्थिरता लाने का प्रयास किया, किंतु वे अपने अपने क्षेत्रों में ही सीमित रहे। ज़्यादा उनका विस्तार नहीं हो पाया। हो सकता है पाटलिपुत्र ये इनका भाग था, उत्तर प्रदेश के कुछ राज्य इनके भाग थे। 4वीं शताब्दी के प्रारंभ में पूर्वी भारत में एक नए राजवंश का उदय हुआ जो गुप्त साम्राज्य के नाम से जाना जाता। गुप्त संभवतः कुषाणों के सामंत माने गए। 4वीं शताब्दी के बाद गुप्तों का उदय हुआ और उस उदय के बाद में ऐसा माना जाता है कि ये गुप्त थे, वो कुषाणों के सामंत थे। इतिहासकार इस बात को लेकर अभी भी सहमत नहीं हैं। विद्वान अलग अलग गुप्तों को साम्राज्य बताते हैं। उदाहरण समझें, केपी जायसवाल ने कहा गुप्तों का उदय शूद्र जाति से हुआ। एलन रोमिला थापर इतिहासकार ये कह रहे हैं कि गुप्तों का उदय वैश्यों से हुआ। हेमचंद राय चौधरी बताते हैं कि गुप्तों का उदय ब्राह्मणों से हुआ। रमेश चंद्र मजुमदार ये बताते हैं कि गुप्तों का उदय क्षत्रिय जाति से हुआ। तो गुप्तों की उत्पत्ति से संबंधित प्रश्न बड़ा ही विवादास्पद है। अब गुप्त काल की जानकारियों के स्रोत हैं जो हम लोगों को बताते हैं गुप्तों का शासन इतना श्रेष्ठ क्यों था। देवीचंद गुप्त, मुद्रा राक्षस, कामसूत्र और कालिदास की रचनाओं से गुप्त काल की प्रसिद्धि के बारे में हम लोगों को जानकारियां मिलती है। दूसरा नंबर है लेख, बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। प्रयाग प्रशंसति, एरन अभिलेख, ताम्रपत्र, मुहरों पर लेख, इनके बारे में गुप्तों के बारे में जानकारियाँ मिलती हैं। उनके विजय, उनकी उपलब्धियों, उनकी कला, उनके व्यापार के बारे में भी। तीसरी जानकारियाँ उनके सिक्कों से, जिसे आर्थिक, कला, विदेशी व्यापार, इनकी भी जानकारियाँ मिलती है। उनका व्यापार वाणिज्य कैसा था, उनकी कलाएं संबंधी कैसी थी। विदेशी व्यापारों से भी पता चलता है कि इनका व्यापार आंतरिक और बाह्य दोनों तरफ से होता था। और जिस शासक का सिक्का जितना मूल्यमान, जैसे चांदी का, सोने का होता था, और उसमें भी ग्रेन पद्धति हम लोग कह सकते हैं थी, जितना हम लोग कह सकते हैं ग्रेन ज़्यादा होता था, उसका व्यापार समृद्ध माना जाता था। कुछ विदेशी यात्री भी आए, उनके यात्रा विवरण से भी पता चलता है। जैसे कि चीनी यात्री फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया, उसने भी चंद्रगुप्त के कालों का वर्णन किया था। हर्षवर्धन के काल में ह्वेनसांग भी आया था, उन्होंने भी गुप्तों के बारे में बताया। तो ये सारे यात्रा विवरण, मुद्रा अभिलेख हम लोगों को गुप्त व्यवस्थाओं के बारे में बताते हैं। अब है गुप्त के प्रमुख शासक। गुप्त साम्राज्य की स्थापनाओं में पहला शासक हैं श्रीगुप्त, जिन्होंने 240 ईस्वी से 280 ईस्वी तक शासन किया। गुप्त वंश के संस्थापक माने जाते हैं श्रीगुप्त। ये जानकारी प्रयाग प्रशंसति लेख में मिलती है, हरिसेन के द्वारा रचित, और समुद्रगुप्त के काल में इनकी रचना हुई
और हरिसेन उस समय लिखते हैं कि गुप्त वंश के शासक थे, वो श्री गुप्त थे। यही सवाल बनता है, गुप्त वंश के संस्थापक कौन है। इसके बाद आते हैं घटोत्कच 280 ईस्वी से 319 ईस्वी पूर्व। इनकी भी उपलब्धि केवल यही थी, उन्होंने महाराज की उपलब्धि धारण की और इनका साम्राज्य ज़्यादा विस्तृत नहीं थे। ये केवल हम लोग कह सकते हैं अन्य शासकों के सामंत के तौर पर शासन कर रहे थे। गुप्त वंश का तीसरा शासक है चंद्रगुप्त प्रथम 319 ईस्वी से 335 ईस्वी। काफ़ी लंबा शासन इन्होंने किया और गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक है चंद्रगुप्त को प्रथम को कहा जाता है। इसने एक नए गुप्त संवत 319 ईस्वी को चलाया। नया संवत लिच्छवी राजकुमार कुमारी कुमार देवी से इन्होंने विवाह किया। अनेक उपलब्धियां इन्होंने धारण की। फिर चौथे जो शासक हैं शक्तिशाली शासक समुद्रगुप्त 335 ईस्वी से 375 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। समुद्रगुप्त के समय गुप्त साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ। उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व। हरिसेन रचित प्रयाग प्रशंसति अभिलेख से समुद्रगुप्त के विजयों का उल्लेख मिलता है। इलाहाबाद में प्रयाग प्रशंसति लेख है और उसमें उनकी रचना हरिसेन ने की संस्कृत भाषाओं में, जिसने समुद्रगुप्त का गुणगान किया, समुद्रगुप्त के विजयों का उल्लेख किया गया। प्रयाग प्रशंसति में समुद्रगुप्त को 100 युद्धों का विजेता कहा गया। ये लाइन भी बार बार पूछी जा सकती है। विसिन इस्मत ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा। भारत का नेपोलियन इसलिए कहा जाता है कि नेपोलियन ने भी उत्तर दक्षिण में अपने साम्राज्य का विस्तार किया। वैसा विस्तार भारत में समुद्रगुप्त के द्वारा भी किया गया था। इसलिए बोर्ड में ये सवाल हर बार आता है, भारत का नेपोलियन किसने कहा। ये 2018 में आया हुआ है। और कंप्यूटेशन में भी ये सवाल पूछा जाता है, समुद्रगुप्त को 100 युद्धों का विजेता या किस गुप्त शासक को 100 युद्धों का विजेता कहा जाता है। समुद्रगुप्त के द्वारा आर्यवर्त के 9 राजाओं, दक्षिण भारत के 12 राजाओं को पराजित किया गया था। यही लाइनें नेपोलियन प्रकट करता है कि उसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। उत्तर दक्षिण का उन्होंने विस्तार किया था। समुद्रगुप्त ने कविराज की उपाधि धारण की। उसके कुछ सिक्कों पर उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया। इससे ये बात स्पष्ट हो गई कि समुद्रगुप्त खुद कला प्रेमी था। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। सवाल यहाँ से भी बनता है, किस गुप्त शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। तो यहाँ आता है चंद्रगुप्त द्वितीय। 375 ईस्वी से 415 ईस्वी तक इनका शासन था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित की। इस अवसर पर विक्रमादित्य की उपाधि उन्होंने धारण की और चांदी के उस समय जो सिक्के भी चलाए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न भी विद्यमान थे। इनका नाम था कालिदास, धन्वंतरी, सणपक, अमर सिंह, शंकु, वेताल भट्ट, घटकपर, वराहमिहिर और वररुचि। मेहरौली के लोहा स्तंभ से भी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की उपलब्धियों की जानकारी मिलती है। मेहरौली का स्तंभ दिल्ली में स्थित है, जिसके ऊपर आज तक जंग नहीं लगी है। ऐसा स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय के समय निर्माण भी हुआ। चीनी यात्री फायान 399 से 414 ईस्वी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया और भारतीय व्यवस्थाओं का अध्ययन किया और उन्होंने गुप्त शासकों के बारे में वर्णन किया। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में इन्हें श्रेय भी प्रदान किया गया। इसके बाद
कुमारगुप्त 415 से 455 ईस्वी। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कुमारगुप्त के समय हुआ। ये सवाल भी कई बार बोर्ड में पूछा हुआ है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक ने की, या सीधा ही पूछ लेते हैं नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन है, तो कुमारगुप्त प्रथम। गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख कुमारगुप्त के मिले हैं। अभिलेखों में ज़्यादातर शासकों की जानकारियां ही मिलती है, और या अपने उपलब्धियों के बारे में भी बताया जाता है, या कोई उन्होंने यज्ञ किया हो, या फिर कोई महात्मन के द्वारा कोई विशेष संवाद था, उनके बारे में भी लिखा जाता है। जैसा कि हम लोग कह सकते हैं नालंदा विश्वविद्यालय को महायान बौद्ध धर्म का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है। ये जानकारियाँ मिलती है अभिलेखों से। हूणों का प्रथम आक्रमण कुमार गुप्त के समय हुआ। कुमारगुप्त के बाद आता है स्कंदगुप्त 455 ईस्वी से 467 ईस्वी तक इनका शासन रहा। हूणों को पराजित किया, जो एक विदेशी ताकत थी, बार बार भारतीय सीमाओं में प्रवेश कर रही थी। स्कंदगुप्त ने इन्हें बहुत दूर तक वापस खदेड़ा था। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया गया। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त ने सुदर्शन झील गिरनार पर्वत पर गुजरात में निर्माण करवाया गया था। ये झील ज़्यादा पानी के कारण, बाढ़ के कारण जर्जर अवस्था में चली गई। स्कंदगुप्त ने इसका पुनरुद्धार करवाया था। भानुगुप्त एरन अभिलेख में इसकी जानकारी मिलती है 510 ईस्वी में। ये एक ऐसा अभिलेख है जो सती प्रथा का प्रथम अभिलेख माना जाता है जानकारी देने के लिए। विष्णुगुप्त गुप्त शासक का अंतिम वंश माना जाता है। 550 ईस्वी तक शासन था। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं भारत के ऊपर गुप्तों का शासन स्वर्णमयी शासन था। किस तरह था, कौन कौन सी उपलब्धियां उन्होंने धारण की, जिनकी वजह से इनका शासन है जो अच्छा माना जाता है, इसकी जानकारियां हम आप लोगों को अगले नए टॉपिक में देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।